नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पदभार संभालने के बाद विभागों का भी बंटवारा कर दिया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पदभार संभाल लिया। इसके साथ ही सभी 6 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सामान्य प्रशासन, सेवाएं, वित्त, राजस्व, महिला एवं बाल कल्याण, भूमि एवं भवन, जनसंपर्क, सतर्कता और प्रशासनिक सुधार विभाग के साथ साथ प्लानिंग डिपार्टमेंट भी अपने पास रखे हैं। वही बात की जाए प्रवेश वर्मा की, तो उनके पास लोक निर्माण विभाग, विधायी मामले, गुरुद्वारा चुनाव, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और जल जैसे अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी होगी। आशीष सूद को गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्चतर शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके बाद नंबर आता है मनजिंदर सिंह सिरसा का, जिन्हें उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, इसके साथ वन और पर्यावरण की जिम्मेदारी दी गई है। रविंद्र सिंह इंद्राज को समाज कल्याण, एससी और एसटी कल्याण, सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। कपिल मिश्रा की बात करें तो उन्हें कानून और न्याय, श्रम और रोजगार, डेवलपमेंट, कला और संस्कृति, भाषा और पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। तो अब बचे हुए डॉक्टर पंकज कुमार सिंह को स्वास्थ्य, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी मिली है। पंकज सिंह खुद भी पेशे से डॉक्टर है। वहीं आम आदमी पार्टी सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता स्पीकर होंगे और 6ठी बार विधायक बने मोहन सिंह बिष्ट को डिप्टी स्पीकर बनाया जाएगा। पदभार संभालने के बाद सीएम रेखा गुप्ता ने शाम 7 बजे सचिवालय में पहली कैबिनेट की मीटिंग की है। यह 1 घंटे तक चली है। कैबिनेट की पहली बैठक में दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू करने और विधानसभा के सत्र में 14 सीएजी रिपोर्ट्स पेश करने की मंजूरी दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने शपथ लेने के 6 घंटे बाद यमुना घाट पर आरती की। उनके साथ 6 मंत्री भी थे। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई एक बड़ा मुद्दा था। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यमुना की सफाई का वादा किया था। यह कार्यक्रम इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा भी जुड़े हुए हैं। जी राजीव, तो देखिए, अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के एक नए युग की शुरुआत हो गई है। नया युग इसलिए क्योंकि 27 साल पुराना वह सूखा इसने पाट दिया और आते के साथ ही एजेंडा और मंशा बिल्कुल क्लियर। पदभारों का बंटवारा भी हो गया, का जो भी उन्हें रोल्स दिए गए हैं वो भी टेक अप कर लिए गए मंत्रियों की तरफ से, और देखिए यमुना जी की आरती भी हो गई। और क्या ही चाहिए था दिल्ली वासियों को। कुणाल, दिल्ली वासियों को अभी बहुत सारी चीजें चाहिए। जो इन्होंने वादे किए हैं वो सारे पूरे करने हैं, और ये जो वादे किए गए हैं उनको पूरा करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। और अभी तो 2500 रुपए प्रति महिला जो इनको देने हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इतनी बड़ी आर्थिक ये जो स्रोत है, ये कहाँ से लेकर के आएंगे और कहाँ से ये देंगे, ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, इन्होंने शुरुआत जैसा था कि उन्होंने जो पहली कैबिनेट की मीटिंग थी उसमें 2 प्रस्ताव पारित कर दिए कि आयुष्मान योजना लागू होगी, और इसके साथ उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट जो है वो पहले ही जो सदन की बैठक होगी उसमें रखी जाएगी। तो ये दोनों चीजें तो ऐसी थी कि इसमें केवल जवानी जमा खर्च है, इसमें पैसा खर्च नहीं होना है। सबसे बड़ा जो वो है प्रश्न है वो इस समय तो 2500 रुपए वाला है, जो इन्होंने कहा है कि ये 25 रुपए प्रति महिला देंगे। तो वो कब तक पूरा करते हैं। लेकिन राजीव, सरकारें वक्त तो ले सकती है ना, ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है कि उसे आते के साथ ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। 6 महीने, साल भर बाद भी किया जा सकता है। वो तो आम आदमी पार्टी ने अभी तक पंजाब में अभी तक नहीं दिया है। वही तो वो तो फिर तो आम आदमी पार्टी में और भारतीय जनता पार्टी में फर्क क्या रह जाएगा। सवाल यही है कि लोग देख रहे हैं कि फर्क क्या है। इन्होंने आते ही यमुना की सफाई शुरू करवा दी। अब वो केवल दिखावा है या आगे कुछ होगा, ये अभी कुछ दिनों बाद पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा तो है कि इन्होंने काम वहां शुरू कर दिया। इसी तरीके से जो सड़कें टूटी फूटी थी उनको उन्होंने कहीं कहीं सही कराना शुरू कर दिया है। तो ये ऐसी चीजें हैं, अगर ये आगे बढ़ती हैं और जो इन्होंने वायदे किए हैं अपने
संकल्प पत्र में, उसके हिसाब से अगर ये देना शुरू करते हैं तो उन वादों को पूरा करते हैं तब तो सब बल्ले बल्ले है। अदरवाइज जो हालत केजरीवाल की हुई थी वैसी थुक्का फंसी है जो वो रेखा गुप्ता की होगी। हाँ, ये चूंकि दिल्ली में भी सरकार इनकी है, केंद्र में भी सरकार इनकी है, तो ये भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ समय तक लोग जो अपने वादे हैं उनको टाल सकते हैं। ये जरूर, ये ठीक है कि उनके दोनों जगह सरकार है तो टाल सकते हैं, और दोनों जगह सरकार है इसका मतलब ये है कि इन्हें फंड भी अतिरिक्त मिल सकता है और मिलेगा भी, तो उससे ये पूरी करवाएं। अब इनकी जिम्मेदारी है, उसको देखें। तो ये दिल्ली वालों के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है और बीजेपी के लिए भी एक लिटमस टेस्ट है। और बीजेपी के सामने पंजाब है, बीजेपी के सामने बिहार, सबसे पहले बिहार है, बिहार में चुनाव है, तो किस तरीके से आगे चलते हैं, क्योंकि जो दिल्ली के चुनाव है इनका असर पूरे देश पर पड़ेगा। जी, और मंशा भी साफ है। देखिए राजीव, एक कैग की रिपोर्ट अब पेश हो जाएगी जो बहुत अरसे से पेंडिंग थी, लटकी हुई थी। ऐसे में इशारा साफ है, उन्होंने कहा भी है रेखा गुप्ता ने कि पुराने पाप जो किए गए हैं उन सबका हिसाब होगा। उनकी कहने की यही मंशा थी। इससे अब यह समझ में आता है कि भाई जो आउटगोइंग जो सरकार थी आम आदमी पार्टी की, अब उस पर तो मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। कुणाल, ये ठीक है कि कैग की रिपोर्ट आप रख देंगे, जो भ्रष्टाचार हुआ है उसकी आप जांच करा लेंगे, जो दोषी हैं उनको आप जेल भेज देंगे, लेकिन दोषियों को जेल भेज देने से या भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर देने से जो दिल्ली वालों की जरूरतें हैं वो पूरी नहीं होती हैं। दिल्ली वालों के साथ जो आपने वादे किए हैं वो आपको पूरे करने पड़ेंगे, उसमें भ्रष्टाचार एक है। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा आपने कहा है कि आप 25 रुपए देंगे, आप फ्री जो फ्री योजना चल रही थी वो चलाते रहेंगे। अब फ्री योजना दिल्ली जो डीटीसी की बसें हैं उसमें महिलाएं फ्री चलती हैं, डीटीसी की बसें नहीं है। जहां 160 बस चलती थी जिस रूट पर, वहां अब 16 बस चल रही हैं। तो बाकी का जो बसें आनी है कहां से खरीदी जाएंगी, कैसे दिल्ली जो डीटीसी का बेड़ा है उसे सही किया जाएगा, कैसे दिल्ली वालों को सही परिवहन व्यवस्था मिलेगी, ये बहुत सारी चीजें हैं। चलिए, तो डबल इंजन की सरकार है तो लोग तो यही उम्मीद लगाएंगे कि डबल ताकत के साथ काम होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे आगे पूरी प्रक्रिया बढ़ती है। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। वही इसके बाद अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां विधानसभा में आज योगी सरकार के बजट पर चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष के वक्ता बजट पर अपना पक्ष रखेंगे। कल यानी 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने यूपी सरकार का बजट सदन में पेश किया था। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा से जुड़ी हुई, जहां योगी सरकार के बजट पर आज चर्चा होगी। वर्ष 2024-2025 के बजट से 9.8% या अधिक है, यानी इस बार के जो बजट की राशि है। योगी सरकार ने बजट में खेती, किसानों और उन्हें सशक्त बनाने, उसके साथ ही समृद्ध बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों को और गति दे दी है। किसानों और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाओं में भारी भरकम राशि का प्रावधान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आखिरकार विधानसभा में अपना बजट पेश कर दिया, और सबसे गौर करने वाली बात है कि यह मैसिव बजट है। इसने सारे रिकॉर्ड्स अमूमन एक तरह से तोड़ दिए और पिछली बार से तकरीबन 10% ज्यादा की राशि आवंटित की गई। हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह भी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। आनंद, तो देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र और उसमें पेश किया गया बजट, आज होने वाली है चर्चा, लेकिन बजट भारी भरकम है, खूब राशि दी गई है। और जो हम बातचीत लगातार कर रहे थे कि किसानों के हित के बारे में सोचेगी क्या सरकार, मैसेज क्लियर है, हित के बारे में तो सोचा गया है। बिल्कुल कुणाल, देखिए, न सिर्फ किसान बल्कि जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्र दिया था कि किसान, गरीब, युवा और महिलाएं, ये इन पर मेन फोकस रहने वाला है सरकार का। लोकसभा चुनाव के दौरान ही प्रधानमंत्री ने क्लियर कर दिया था कि ये 4 जो तबके हैं, ये 4 जो वर्ग हैं, अगर इनका समुचित विकास होता है तो देश अपने आप तरक्की करेगा। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, उसे पूरा करने के संकल्प के साथ कल 8 लाख करोड़ से भी अधिक का बजट, जो अब तक के इतिहास का सबसे भारी भरकम बजट है, पिछली बार से 10% अधिक का बजट है, अपना लिए सरकार लेकर आई है। बिल्कुल, मेन जो फोकस रहने वाला है बुनियादी ढांचे पर रहने वाला सरकार का शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि
तमाम महिलाओं के लिए तमाम तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं। और आज इसी बजट पर चर्चा होगी। कल बजट सदन में पेश किया गया था, आज चर्चा होगी जब सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। विपक्ष ने कल ही बजट को सिरे से खारिज कर दिया था, उसे गरीबों के खिलाफ बताया था, उसे तमाम वर्गों के खिलाफ बताया था। हालांकि सरकार और सत्ता पक्ष में आज जब बजट पर चर्चा होगी तो इसमें कुछ तनकी जरूर देखने को मिल सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट से रिलेटेड ये तमाम बातें बताने के लिए। और इस बीच अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर्वतीय क्षेत्रों पर लगातार बढ़ रहे जनसंख्या दबाव को देखते हुए 4 नए शहर बसाने का फैसला लिया गया है। योजना बनाई जा रही है। तो यह बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई, जहां उत्तराखंड सरकार अब पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या दबाव को देखते हुए 4 नए शहर बसाने जा रही है। गढ़वाल और कुमाऊं में 2-2 शहर बसेंगे। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट में योग नगरी ऋषिकेश को विश्व स्तरीय बनाने पर खास जोर दिया है। वहीं शहरों में अर्बन मोबिलिटी बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम और गरीब और मध्यम वर्ग को आवास योजना के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास, योजना के तहत मूलभूत सुविधाएं जैसे ड्रेनेज, सड़क, नालियों का निर्माण, रैन बसेरों का संचालन, हाईटेक शौचालय का निर्माण और स्थानीय निकायों के पार्क आदि का निर्माण भी किया जा रहा है। राज्य में शहरीकरण की बढ़ोतरी के चलते सभी आय वर्ग के व्यक्तियों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नई आवास नीति तैयार की जा रही है। तो उत्तराखंड सरकार अब 4 नए शहर बसाएगी। बजट सत्र में धामी सरकार का यह अहम ऐलान हुआ है। जो दो शहर बसाए जाएंगे वो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे जनसंख्या दबाव को देखते हुए यह फैसला किया गया है। इसके साथ ही जो योग नगरी है ऋषिकेश, उसे विश्व स्तरीय बनाने पर भी जोर दिया गया है। इसके साथ ही शहरों में अर्बन मोबिलिटी बढ़ाने, वेस्ट मैनेजमेंट, सुएज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम, गरीब और मध्यम वर्ग को आवास योजना के तहत जोड़ना, इन सब के प्रावधान किए गए हैं। नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास योजना के तहत मूलभूत सुविधाओं में जैसे ड्रेनेज, नाली इत्यादि शामिल है। सबके बारे में सोचा गया। और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता सतीश कोठारी जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सतीश, तो देखिए, एक तरह से यह भी समझा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए यह सौगात ही है, क्योंकि 4 नए शहर बसाए जाएंगे तो एक तरह से विकास की प्रक्रिया भी तेज होगी। जो अतिरिक्त दबाव जनसंख्या के चलते बढ़ रहा है उसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा। इस फैसले को कैसे देखा जा सकता है और क्या कुछ निकलकर सामने आया है? देखिए, अगर उत्तराखंड में 4 नए शहर बनते हैं, जिस तरीके की मैं बात करूं, जैसे ऋषिकेश है तो योग नगरी ऋषिकेश है, और वो अगर शहर में गिनती आता है और उसमें जिस तरीके का अगर नव निर्माण होना चाहिए, जिस तरीके का अगर उत्तराखंड में हरिद्वार की बात, ऋषिकेश की बात करूं या अन्य की बात करूं तो उसमें बहुत ज्यादा सुविधाएं आ जाती है। फिर ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है, जो नाले खाले उनकी साफ सफाई व्यवस्थाओं की बात आ जाती है, और अन्य जो सुविधाएं होती हैं, जो एक राजधानी की तरह सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाएं आ जाती हैं। तो उन लोगों को, जो वहाँ के लोग हैं, एक उनको प्राथमिक सुविधाएं मिल जाती हैं और साथ ही वहाँ की जो स्थिति है उनकी कायाकल्प हो जाती है। काफी हद तक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हो जाती हैं। वहाँ के लोगों का थोड़ा माहौल बदल जाता है। वहाँ के लोगों को जो सुविधाएं होती हैं वो मिल जाती हैं, तो उसको लेकर काफी ज्यादा फायदा होता है वहाँ के आम जन का। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद सतीश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। इस वक्त की एक और बड़ी खबर जो महाराष्ट्र से आ रही है, जहां गोरेगांव में स्थित संतोष नगर इलाके में बीते गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। यहां झुग्गी बस्ती में आग लग गई जो तेजी से फैलने लगी। आग के कारण इलाके में अफरा तफरी मच गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मुंबई के गोरेगांव की, जहां संतोष नगर इलाके में गुरुवार शाम एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। शाम करीब 7:30 बजे यह आग संतोष नगर इलाके में भड़की। आग इतनी तेजी से फैली कि करीब 150 से 200 झोपड़ियां जल गईं। बताया जा रहा है कि घर में रखे गैस सिलेंडर एक के बाद एक फटने लगे, जिससे आग और भी भयावह हो गई। जब घटना की जानकारी मिली तो तुरंत 14 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और पूरे राहत कार्य को शुरू किया। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। आग लगने के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन पहले के अनुमान के अनुसार यह गैस सिलेंडर के फटने के कारण हो सकता है।
तो मुंबई में यह भीषण आग लगी की घटना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिल्म सिटी गेट के पास यह आग लगी और इसने तबाही मचा दी है। कई झुग्गियां जलकर राख हो गई हैं। हालांकि फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह राहत की बात रही और गैस सिलेंडर के फटने से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। तो मुंबई के गोरेगांव की यह खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। यहां झुग्गी बस्ती में आग लग गई और आग लगने के कारण वहां पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। करीब 150 से 200 झुग्गियां इसकी जद में आ गए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर्वजीत, तो देखिए जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, उससे यह समझा जा सकता है कि आग तो बहुत भयानक है। कैसे लगी, कैसे हुई आग लगी की घटना, इसकी जद में कितनी झुग्गियां आई, अभी की क्या स्थिति है, सब कुछ जो अपडेट है आपके पास बताइए। जिस तरह से आग लगने की वजह अब तक जो बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से आग लगी थी। हालांकि जो घरों में सिलेंडर रखा हुआ था, एक एक करके 6 सिलेंडर फटने से आग काफी गंभीर रूप ले लिया, जिसमें 100 से अधिक जो झुग्गियां हैं वो जल चुकी हैं। जो फिल्म सिटी का जो लकड़ियों का स्टेज का जो सामान होता है वो भी वहां पे रखा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। हालांकि इसमें अभी तक इंसानी जान की खतरा नहीं हुआ है, लेकिन लाखों का जो माल है वो जल चुका है। हालांकि इस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है कि आग लगने की वजह क्या थी। हालांकि वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो शॉर्ट है वो भी बताया जा रहा है। तो पूरे मामले की जो है फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो आग बुझाने काबू में जो है कूलिंग का काम किया जा रहा है। वहीं जो गोरेगांव पुलिस के जो पुलिस स्टेशन है वो इस मामले की पूरी तरह जांच कर रही है कि आग लगाया गया या लगी, इस मामले की पूरी जांच की जा रही है मुंबई पुलिस की तरफ से। सरजीत, जो जनजीवन इससे प्रभावित हुआ है, कहने का मतलब है जो लोग उन झुग्गियों में रहते थे, क्या उनके विस्थापन की भी योजना बनाई गई है? वो कहाँ जाएंगे? जिस तरह से 200 झुग्गियां बताई जा रही हैं कि 200 झुग्गियां करंट वहां पे थी, जिसमें आग के चपेट में आ गई और गैस सिलेंडर फटने की वजह से जो आग है वह काफी विशाल रूप ले लिया। हालांकि जो समय रहते ही वहां के जो लोग थे वो घर से बाहर निकल गए थे, जिससे जीवित हानि नहीं हुई है। लेकिन आग लगने की जो वजह है उसकी जांच की जा रही है। वहीं इसकी तरफ से लोग वहां पे जो रहते थे वो भी अपील कर रहे हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं शिफ्ट किया जाए। हालांकि इस मांग को लेकर वहां के जो विधायक है वहां पे पहुंचे हैं और पूरे मामले की जो है लोगों से बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर्वजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से तमाम बातचीत करने के लिए। तो अब बात करेंगे झारखंड की। झारखंड में 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक होने की खबर से हड़कंप मच गया है। पेपर लीक के बाद 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। झारखंड में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक के बाद 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं झारखंड बोर्ड से जुड़ी हुई, जहां 10वीं की साइंस और हिंदी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। तो यह बड़ी खबर झारखंड से जुड़ी हुई, जहां पेपर लीक के बाद जेएससी ने परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया है और 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। झारखंड में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक के बाद 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। अब जेएससी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में साइंस और हिंदी का पेपर जो लीक हो गया था उसे रद्द किया गया है। बोर्ड ने हिंदी और विज्ञान के पेपर को रद्द करने का निर्णय ले लिया है। बताया जा रहा है कि जेएससी बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया। प्रश्न पत्र और वायरल हो रहे पेपर का मिलान करने के बाद इस नतीजे पर वह पहुंचा। वहीं झारखंड के इतिहास में पहली बार 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब विपक्ष हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साध रही है। इस मामले के बाद जैक अध्यक्ष ने कोडरमा और गिरिडीह उपायुक्त को जांच करने का आदेश दिया है। बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। सोशल मीडिया से जुड़े पोर्टल से पूछताछ हो रही है। जैक अध्यक्ष एन हांसदा ने कहा कि पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के अंदर जांच की रिपोर्ट मांगी गई है। झारखंड में 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा का आयोजन किया गया था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर लैंड फॉर जॉब मामले से जुड़ी हुई, जहां लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। इससे पहले 17 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा था। तो यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले से जुड़ी हुई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। 17 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई हुई थी। सीबीआई ने कोर्ट द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को दाखिल करने के लिए कुछ समय मांगा, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई स्थगित कर दी। अब इस मामले पर आज सुनवाई होगी। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले महीने 1 मार्च को सुनवाई होगी। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट को बताया कि मामले में कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मिलना भी बाकी है।
इससे पहले लैंड फॉर जॉब घोटाले मामले में 7 फरवरी को सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। पिछले महीने 30 जनवरी को कोर्ट ने 2 अधिकारियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दी थी, जिनमें से एक पूर्व प्रशासनिक अधिकारी आर.के. महाजन भी शामिल हैं। महाजन उस समय रेलवे बोर्ड में थे जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के परिवार के 5 सदस्य आरोपी हैं। इनमें लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके बेटे तेजस्वी यादव और उनकी 2 बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव शामिल हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल भी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। विवेक, तो आज यह अहम सुनवाई होनी है, बहुत पुराना यह मामला है, और क्या अब इसमें कुछ नया ट्विस्ट आ सकता है? यह प्रक्रिया क्या अभी लंबी चलेगी? क्योंकि लैंड फॉर जॉब घोटाला एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा भी रहा है। ऐसे में आज की सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी है, क्या कुछ इससे निकलकर सामने आ सकता है? दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई की जो मुकदमा दर्ज किया था, उसके बाद ईडी ने भी इसमें मुकदमा दर्ज किया था। इसमें सीबीआई का मामला अलग चल रहा है और ईडी का मामला अलग चल रहा है। जहां सीबीआई के मामले में 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है, वहीं ईडी के मामले में लालू, राबड़ी, मीसा, तेजस्वी, तेज प्रताप यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इनको इसमें शामिल किया गया है। और जहां तक हम ईडी की बात करें तो ईडी के मामले में 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, जिसको पिछली सुनवाई में राउत एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने बताया था। वहीं सीबीआई के मामले में ये जो चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें 78 लोगों के खिलाफ मामला आरोपी बनाया गया है, जिसमें सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, उसमें ये बताया गया था कि सभी लोगों के खिलाफ सैंक्शन मिल चुकी है। क्योंकि ईडी के मामले में कुछ लोगों के खिलाफ सैंक्शन मिलना बाकी था, इस वजह से इस मामले की सुनवाई को टाल दिया गया था। फिलहाल आज ये देखना होगा कि क्या ईडी की तरफ से इस बारे में जानकारी दी जाती है कि ईडी के मामले में 4 लोगों को मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने की जरूरत थी, उनको अनुमति मिली है नहीं, इसका हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में, दोनों ही जो जांच एजेंसियां हैं वो इस मामले में जांच करने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिससे कि जो इसमें आरोपी बनाए गए हैं उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके। क्योंकि इसमें कंपनियां, लोग और कुछ लोक सेवक भी शामिल हैं, इस वजह से मुकदमा चलाने की अनुमति लेना जरूरी है, जिसकी वजह से ये मामला फिलहाल के लिए रुका हुआ है। आगे देखना होगा कि क्या ईडी की तरफ से इसकी जानकारी दी जाती है कि जिन लोगों को के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं मिली थी, क्या उन लोगों के खिलाफ अनुमति मिल गई है या नहीं। इसके बाद इस मामले पर आगे सुनवाई की जाएगी। विवेक, आप बने रहिएगा हमारे साथ, अगली खबर पर भी हम आपके साथ जुड़ेंगे। फिलहाल इस खबर से जुड़ी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर यासीन मलिक से जुड़ी हुई है, जहां यासीन मलिक के मामले पर आज सुनवाई होगी। अलगाववादी नेता यासीन मलिक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक की टाडा कोर्ट में पेशी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल सीबीआई की याचिका पर सुनवाई होगी। अब बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यासीन मलिक से जुड़ी हुई, जहां टाडा कोर्ट में पेशी को लेकर सुनवाई होगी। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के टाडा कोर्ट के सितंबर 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने इंडियन एयरफोर्स के 4 जवानों की हत्या और रूबिया सईद के अपहरण के मामले में यासीन मलिक को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। सीबीआई का कहना है कि यासीन मलिक की व्यक्तिगत पेशी से राज्य का माहौल बिगड़ सकता है, केस के गवाहों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल लगातार बने हुए हैं। विवेक, तो अब सबकी निगाहें एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर है, क्योंकि मामला यासीन मलिक से जुड़ा हुआ है। वही यासीन मलिक जो काफी मामलों में आरोपी हैं, और टाडा की कोर्ट में पेशी को लेकर भी अब इससे में क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है, और इसमें गौर करने वाले क्या बातें हो सकती हैं? दरअसल कुणाल, अगर देखा जाए तो इस मामले में चूंकि 20 जनवरी की जब लास्ट सुनवाई हुई थी, उस दौरान जो सीबीआई की तरफ से ये कहा गया था कि चूंकि जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में भी बताया है कि अगर यासीन मलिक को वहां भेजा जाता है तो इससे जो वहां का माहौल है वो बिगड़ सकता है, क्योंकि वो एक अलगाववादी नेता है। इसके अलावा इस केस से जुड़े जो तमाम गवाह हैं वो भी वहां पे हैं, वो इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें 20 जनवरी की सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया था, जिसमें ये कहा था कि चूंकि जो ट्रायल कोर्ट ने यासीन मलिक की पेशी का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट आई है, तो जो कोर्ट ने जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर था उसको कोर्ट करते हुए कहा कि चूंकि
इस मामले में निचली अदालत की तरफ से ये कहा गया कि जो वहां पे कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उसको यहाँ पेश होना पड़ेगा मामले की सुनवाई के लिए। इसको ध्यान रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय अशोक की बेंच जो थी उसने जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से निचली अदालत में जो सुनवाई चल रही है उसके लिए एक प्रभावी यानी कि एक सेटअप तैयार करने के लिए कहा था, जिससे कि ऑनलाइन क्या उसकी सुनवाई की जा सकती, क्योंकि जो निचली अदालत थी उसने अपने फैसले में लिखा था कि जो वहां पे व्यवस्था है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से सुनवाई यहाँ बिना उसके सुनवाई नहीं हो पाएगी, उसको यहाँ पेश होना ही पड़ेगा। इसी के बाद कोर्ट ने कहा कि जो रजिस्ट्रार जनरल हैं वो जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के, वो ये देखे कि क्या निचली अदालत में वहां पे जो वीसी से सुनवाई के लिए सुविधा प्रॉपर मौजूद है कि नहीं। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ जेल के जो तिहाड़ जेल को भी दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को कहा कि तिहाड़ जेल में जो वीसी की सुविधाएं हैं उसको प्रॉपर एक देखें कि क्या वहां पे कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं जिससे कि वीसी से उसकी सुनवाई की जा सकती है या नहीं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल थे उनको भी ये कहा था कि आप ये देख करके बताएं कि जो निचली अदालत और तिहाड़ जेल की जो स्थिति है, जो मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है वीसी के लिए, वो प्रॉपर है कि नहीं, जिससे ये तय किया जा सके कि क्या उसकी सुनवाई वीसी से हो सकती है या नहीं। वही आज इस मामले को तय करेंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।